हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फायर जीके पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत दिनों में हमने मध्य प्रदेश की एक श्रृंखला प्रारंभ करी है। उस तारतम्य में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करे थे। आज का जो सेशन है हमारा वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश की नदियों पर बेस्ड है और आज हम ये जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की नदियों से कहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं और भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी मध्य प्रदेश से संबंधित वनडे एग्ज़ाम हो, कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के सेशन में पूरी तरीके से हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है हम लोगों का वो है मध्य प्रदेश में नदियाँ। देखो भाई, नदियाँ आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि भाई नदियों की मैपिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनर हो गया है एडवांस। वो क्वेश्चन अब पूछता ही नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है नदियों की दिशाओं से क्वेश्चन कि भाई कहाँ के बठार से कहाँ से मिलती है, कहाँ से जुड़ती है, कहाँ गिरती है, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई एग्जामिनर हो गया है एडवांस। अब चूंकि एग्जामिनर एडवांस हो गया है तो हमारा भी दायित्व है कि भाई हमें भी एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी, तब तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में नदियाँ, तो पहले तो फैक्ट जान लो भाई, इसके फैक्ट क्या है। आपको पता है मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को? नदियों का मायका कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ 207 छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की गंगा, कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा को। किसको कहते हैं? बेतवा को। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। आपसे पूछा जाएगा मालवा की गंगा। किसकी गंगा? मालवा की गंगा। तो मालवा की गंगा से याद रखना है, कहा जाता है किसको? छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो आप ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है आपका नर्मदा को। किसको कहा जाता है? नर्मदा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश की या ऐसा कह सकते हैं मतलब बुंदेलखंड की जीवन रेखा। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा आपकी मिल जाएगी कौन सी? बेतवा। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहेंगे हम लोग किसको? बेतवा को। बस थोड़ा सा ये पॉइंट आपको याद रखने हैं शॉर्टकट में। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 207 छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की गंगा में। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा को। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। याद रखना, मालवा की गंगा कहते हैं हम लोग किसको? छिप्रा को कहते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा है बेतवा। अब हम लोग देखते हैं नदियाँ। सबसे बड़ी बात है कि नदियों के क्रम में हम लोगों को थोड़ा सा मैप देखना बड़ा जरूरी है। जब तक हमसे मैप नहीं बनेगा तब तक तो हम किसी भी चीज में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए नदियों का मैप जानना बड़ा जरूरी है। तो मैं झट से मैप बनाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई देखेंगे, ये हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। भाई ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपको पता है, देखो ये हमारी श्रेणी कौन सी फैली हुई है? ये हमारी श्रेणी फैली हुई है यहाँ पे विंध्याचल, और यहाँ पे है हमारा विंध्याचल। तो अब विंध्याचल से कौन कौन से निकल रही है? अब ये आपको पता होगा, ये वाला रीजन है हमारा कौन सा? ये वाला रीजन है हमारा सतपुड़ा का। कौन सा रीजन है? सतपुड़ा। तो हम देखेंगे सतपुड़ा वाले रीजन से कौन सी नदियां निकल रही हैं, ठीक है ना। तो विंध्याचल से कौन सी नदियां निकल रही हैं, सतपुड़ा से कौन सी नदियां निकल रही हैं, ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है विंध्याचल में ही यहाँ पर आप इंदौर आओगे, है ना, इंदौर। तो इंदौर में आपको महू मिल जाएगा, है ना, जानापाज आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ से नदी निकलेगी, यहाँ से नदी निकलेगी कौन हमारी? यहाँ से निकलेगी हमारी चंबल, ऐसे जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में हमको यहाँ से निकलेगी कौन सी नदी? बैनगंगा नदी, नीचे जाएगी। फिर यहाँ से आप देखोगे यहाँ से नदी निकल रही है वर्धा, वो भी नीचे जाएगी। तो ये हो गया हमारी बैनगंगा। कौन सी हो गई? बैनगंगा। ये हो गई हमारी वर्धा। ये दोनों यहाँ मिलेंगी, यह बनेगा कौन सा?
प्राणहिता। क्या बनेगा? प्राणहिता। ये प्राणहिता बनता कहाँ पे है? महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ बनता है? महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। तो यहाँ से भाई हमारी चंबल निकल गई, ठीक है, चंबल हो गई। अब आपको पता है यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम होगा हमारा क्या? उस नदी का नाम होगा यमुना। तो ये निकल गई हमारी कौन सी नदी? यमुना बोल दिया मैंने, नर्मदा। ये नर्मदा निकल गई हमारी। इसके बाद आपको पता है यहाँ से बैतूल के मुल्ताई से इधर से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम रहेगा ताप्ती। तो ताप्ती भी ऐसे नीचे चली जाएगी, ठीक है। आपको पता है यहाँ से एक नदी निकलेगी माही, तो वो ऐसे जाएगी। कौन सी नदी? माही। तो ये माही निकल गई भाई, ये हमारी नर्मदा निकल गई, ठीक है ना। ये हमारी नर्मदा जा रही है। ये हमारी कौन सी जा रही है? ये हमारी जा रही है ताप्ती, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ से रायसेन के कुमरा गांव से यहाँ से निकलेगी हमारी कौन सी नदी? वो निकलेगी बेतवा नदी। कौन सी नदी? तो बेतवा। तो ये हमारी बेतवा निकल गई, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से हमारी विंध्याचल में कटनी कैमूर से इधर से निकलेगी हमारी कौन सी नदी? इधर से निकलेगी हमारी कैन नदी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे यहाँ, और यहीं से देखिए अनूपपुर के पास से आपको पता है अमरकंटक से एक नदी और निकलेगी, उसका नाम रहेगा सोन। तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये हो गई सोन हो गई हमारी, ठीक है। देख लो जल्दी से एक बार, देखो विंध्याचल और सतपुड़ा से कौन निकल रही है? वर्धा निकल रही है, बैनगंगा, दोनों महाराष्ट्र की तरफ जा रही है, दक्षिण में जा रही है। यहाँ से बैतूल से निकल रही है मुल्ताई से ताप्ती, तो ताप्ती ये दक्षिण में एकदम पैरेलल चल के गुजरात में एंट्री ले रही है। अनूपपुर अमरकंटक से निकल रही है कौन सी? नर्मदा नदी निकल रही है। तो भाई ये देखो पूरी नर्मदा घाटी में बहते हुए सीधे जा रही है गुजरात की तरफ। इसके बाद माही निकल रही है यहाँ पे, और विंध्याचल के ही कह सकते हैं, विंध्याचल के ही पश्चिम से खासकर इंदौर महू जानापुर से एक नदी निकलेगी चंबल, ठीक है। तो चंबल निकल करके कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैप। ऐसा जो मोटी बड़ी नदियां हैं वो आखिर हमारी फिजियोग्राफी में, जब हम नॉर्मल फिजियोग्राफी देखते हैं एमपी को, तो दिखती कैसी है? तो वो आपको कुछ इस तरह दिखती हैं। अब हम अगर एक एक नदी को डिस्क्राइब करें, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा जान पाएंगे कि भाई कौन सी नदी कैसे डिस्कस कर रही है, ठीक है। बस इसको मिटा लेते हैं। चल अब चलते हम लोग नर्मदा नदी की ओर। एक एक नदी देखते बढ़िया मैप से, है ना। नर्मदा, देखो नर्मदा जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। देखो कैसे जाननी पड़ेगी कुछ चीज़ें हमें ऐसे जाननी पड़ेगी कि नर्मदा का नाम, ठीक है। जैसे नर्मदा के और कौन कौन से नाम हैं? तो आपको नाम मिलेगा नार्मदोष, एक नाम मिलेगा। आपको मिलेगा सौम्यदेवी, है ना, सौम्यदेवी। आपको मिलेगा मैकलश्रुता, क्या नाम मिलेगा? मैकलश्रुता। तो देखो मैकलश्रुता मिल गया, सौम्यदेवी मिल गया, नार्मदोष मिल गया, ठीक है। रेवा, कौन सा नाम? रेवा। तो रेवा नाम मिल गया। तो नर्मदा नदी के बहुत सारे नाम, जैसे नार्मदोष भी है, सौम्यदेवी है, टॉलमी ने क्या कहा है? टॉलमी ने बोला है मैकलश्रुता, रेवा भी है। इस प्रकार से नर्मदा नदी के बहुत सारे नाम हैं। और यदि हम जानकारी अर्जित करें तो इसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। 93,180 वर्ग किलोमीटर में ये क्या करती है? अपना पानी अपवाहित करती है। इसके अलावा इसकी लंबाई देखो, तो लंबाई आपको पता है कुल में यदि टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ है कितनी? 13-12, कितनी मिलेगी? 1312 किलोमीटर। इसके अलावा एमपी में देखें यदि, तो एमपी में अपन को मिलेगी 1077। राज्यों में भाई कौन कौन से राज्यों में ये प्रवाहित हो रही है? तो राज्यों में प्रवाह की बात यदि हम करें, तो राज्यों में प्रवाह की बात करेंगे तो एमपी में जाएगी, गुजरात में, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ प्रवाहित होता है? महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? ये जो नदी है ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये बात हो गई है। अब इसके बाद हमें जानना है कि इस नदी का आखिर डायग्राम कैसा है। और जानकारी क्या होता है? 15 जिलों से होकर, कितने जिलों की सीमा से गुजरती है? 15 जिलों की सीमा ये क्या करती है? 15 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। और इस दौरान बहुत सारी सहायक नदियां, करीब 41, इसकी कितनी सहायक नदियां बताई जाती हैं कि भाई 41 सहायक नदियां हैं इसकी, बहुत सारी। कुछ दाएं तट से आगे मिलती हैं, कुछ बाएं तट से आगे मिलती हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नर्मदा नदी के अन्य नाम देखें तो नार्मदोष, सौम्यदेवी, मैकलश्रुता, रेवा, ये नाम मिलते हैं। अब बाढ़ क्षेत्र इसका जो है 93,180 वर्ग किलोमीटर अपना पानी फैलाती है। इसका कैचमेंट एरिया टोटल, इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1312
वर्ग किलोमीटर इसकी, वर्ग किलोमीटर बोल दिया मैंने, 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एमपी में इसकी जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी आपकी 1077 लेंथ मिलेगी। राज्यों में इसका कौन कौन से राज्यों में प्रवाह है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका प्रवाह देखने को मिलेगा। इसके बाद ये 15 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगी और 41 इसकी सहायक नदियां होंगी। अब उद्गम की बात कर लो भाई, कहाँ से निकलती है, तो आपको पता है उद्गम कहाँ पे है इसका, इसका है जिला है अनूपपुर, है ना, कौन सा है, अनूपपुर। तहसील है पुष्पराजगढ़, है ना, पुष्पराजगढ़, ठीक है ना। स्थान कौन सा है, स्थान है अमरकंटक। तो याद रखिएगा भाई, जिला है अनूपपुर, तहसील है पुष्पराजगढ़ और स्थान है अमरकंटक। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, हमारी नर्मदा नदी निकलती है। इसका समापन, है ना, समापन, इसका समापन हुआ कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी से होते हुए कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी हमारी अरब सागर में। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल जानकारी जो कि अपन को होना चाहिए। अब देखते हैं अपन लोग नदी कि आखिर नदी का डायग्राम कैसे बनेगा, नदी किन किन जिलों को स्पर्श करेगी, कौन सी नदी आकर के इसमें मिलेगी और कौन नदी इसकी सहायक नदी बनेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चल इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, मैप बना लेते हैं हम लोग, ठीक, जो हमारे काम का है खासकर। देखो ये एमपी का, ये हमको एमपी दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। हालांकि पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, जितना अपने काम का है पर उतना भी बना सकते हैं, लेकिन चलो मैंने बना दिया, अच्छी बात है। और आप लोग चाहें तो उतना ही मैप बना जितना कि काम का है। देखो इधर पे है अपना कौन सा, इधर पे हमारा पड़ेगा अनूपपुर, अनूपपुर, और स्थान कौन सा है हमारा, अमरकंटक। यहाँ से हमारी नदी निकलेगी, ठीक है ना। तो नदी निकली भाई हमारी, नदी निकलते हुए थोड़ा सा ऐसे करते हुए फिर ऊपर जाएगी। देखो इधर पे ये डिंडोरी की सीमा स्पर्श करेगी, है ना, इधर पे ये मंडला की सीमा स्पर्श करेगी, ठीक है ना, मंडला, ठीक है। तो मंडला के बाद ये नदी जाएगी सीधे जबलपुर की तरफ, कहाँ की तरफ जाएगी, जबलपुर की तरफ जाएगी। फिर जबलपुर से होते हुए नदी कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से होते हुए नदी जाएगी नीचे की तरफ, हरदा की तरफ, ठीक है। हरदा से होते हुए जाएगी कहाँ पे नदी, ये जाएगी खंडवा की तरफ। खंडवा से होती हुई नदी कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपकी खरगोन की तरफ। खरगोन से होती हुई नदी कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी बड़वानी की तरफ, ठीक है ना, बड़वानी। और बड़वानी के बाद नदी कहाँ जाएगी, ये अलीराजपुर की सीमा में जाएगी, ठीक है, अलीराजपुर की सीमा में। और यहाँ से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, ये हमारी चली जाएगी खंबात की खाड़ी, गुजरात। कहाँ पे चली जाएगी, खंबात की खाड़ी, गुजरात में चली जाएगी, ठीक है। ये याद, ये समापन पॉइंट है, ये उद्गम, ये इसका और ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका समापन पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खरगोन, एक बार और देखो, अनूपपुर आई, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो धार को स्पर्श करेगी, यहाँ पे वो देवास की सीमा को टच करेगी, यहाँ पे वो सीहोर को टच करेगी, यहाँ पर वो रायसेन की सीमा को ठीक छुएगी, ठीक है ना। तो देवास हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये नदी कुल मिलाकर के इतने जिलों से होकर के जाएगी, ठीक है। तो 15 जिले आप काउंट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको ना, 15 जिलों की सीमा को स्पर्श करेगी। देखो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, सीहोर, खंडवा, देवास, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, ठीक है। इन जिलों की सीमा में ये प्रवेश करती है। देखो सीमा में प्रवेश करने का मतलब कि मेन सिटी से नहीं गुजर रही, मतलब उसके जिले की जो रकबा है, उसका जो राजस्व क्षेत्र है, वहां से होकर के निकल रही है। जरूरी नहीं कि 15 जिले इसके तट पर ही बसे होंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर केवल ये है कि ये नदी 15 जिलों की सीमा को स्पर्श करके निकल जाती है, ठीक है। अब देखो भाई, अब नदी अनूपपुर से भैया हमारी नदी निकली और थोड़ी सी चलती 8 से 9 किलोमीटर, और भैया साहब यहाँ पे 2 जलप्रपात बने दिखेंगे। कितने जलप्रपात मिलेंगे, 2 जलप्रपात, ठीक है ना। अब आपको पता ही है, एक का नाम है कपिल धारा और दूसरे का नाम है, क्या नाम है, करे कमेंट बॉक्स में बताते जाओ भाई, दुग्ध धारा, ठीक है ना। तो 2 जलप्रपात मिल गए हमें, कपिल धारा, दुग्ध धारा। इसके बाद जाएगी मंडला। जैसे ही मंडला जाएगी तो मंडला में बेटा एक छोटी सी नदी है, बिल्कुल छोटी सी महीन सी नदी, उस नदी का नाम है थावर। क्या नाम है, थावर। तो थावर नदी जाकर किसमें, मंडला के निकट किसमें मिलेगी, नर्मदा में मिलेगी। तो नर्मदा की सहायक नदी बन गई। अब नदी सीधे मंडला से होती हुई जाएगी जबलपुर, और जबलपुर में आपको पता है कि बरगी नदी एक छोटी सी नदी है, उस नदी का नाम है बरगी नदी। किसमें आकर के मिलेगी, बरगी नदी आकर के मिलेगी नर्मदा में। और बरगी नदी पर आपको पता है एक डैम भी बना है, उसका नाम है बरगी बांध, है ना, बरगी बांध, याद रखना, बरगी बांध है ना। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, परियोजना जो बन रही थी उसका नाम कर दिया गया है रानी अवंतीबाई लोधी
सागर परियोजना। क्या कर दिया गया है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। ठीक है, याद रखना कितनी बिजली बन रही है इससे? 100 मेगावाट बिजली बन रही है। कितनी? 100 मेगावाट। याद रखना 1970 में प्रारंभ हुई थी परियोजना और 1990 में क्या हो गई थी? ये कंप्लीट हो गई थी। याद रखना। ठीक है, तो बरगी बांध, तो बरगी नदी जबलपुर में आके मिलेगी किसमें? नर्मदा में। सहायक नदी बन गई बरगी। ठीक है, तो दूसरी सहायक नदी होगी। इसके अलावा आपको पता है जबलपुर में एक जलप्रपात भी इस नदी पर बना है। क्या नाम उसका? भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट में एक जलप्रपात है। क्या नाम उसका? धुआंधार। तो धुआंधार वाटरफॉल यहाँ मिल जाएगा। भेड़ा घाट में कौन सा वाटरफॉल मिलेगा? धुआंधार। इसके बाद नर्मदापुरम जिले में जाएगी। याद रखना नर्मदापुरम जिले में एक नदी निकलती है तवा। कौन सी नदी? तवा। तो तवा किसकी सहायक बनेगी? नर्मदापुरम की। और रायसेन जैसी नदी रायसेन की सीमा में प्रवेश करेगी तो रायसेन से भी एक नदी आकर के मिलेगी। ठीक है ना, उसका नाम होगा बारना। कौन सी नदी? बारना। तो याद रखना रायसेन से नदी आ रही है बारना और किसमें मिल रही है? ठीक है, नर्मदा मिल रही है। सीहोर से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है कोलार। क्या नाम है? कोलार। तो कोलार इसकी सहायक नदी बन रही है। इसके बाद खंडवा। जैसे ही नदी खंडवा पहुंचेगी तो खंडवा में है ना एक नदी जाएगी, उसका नाम रहेगा सुक्ता। ठीक है ना, खंडवा से एक नदी निकलेगी सुक्ता, और सुक्ता जाकर के किसमें मिल जाएगी? नर्मदा में मिल जाएगी। तो खंडवा में सुक्ता नदी मिल रही है। और खरगोन जैसे पहुंचेगी तो खरगोन में एक नदी आएगी भाई, उसका नाम रहेगा साटक। तो साटक नदी इसमें मिल जाएगी। फिर एक और जाएगी, उसका नाम रहेगा देजला देवड़ा, देजला नदी। है ना, तो देजला नदी भी इसमें मिल जाएगी। देखो मंडला में मिली कौन सी नदी? थावर नदी। जबलपुर में मिली कौन सी नदी? बरगी नदी। रायसेन से निकलने वाली बारना किसमें मिली? नर्मदा में। सीहोर से निकलने वाली कोलार इसकी सहायक बनी। ठीक है ना, नर्मदापुरम से कौन निकली थी? तवा इसकी सहायक नदी बनी थी। खंडवा से कौन सी नदी निकली थी? सुक्ता, सुक्ता इसकी सहायक नदी बनी थी। इसके बाद जैसे ही नदी खंडवा से होते हुए खरगोन जाती है, खरगोन में 2 नदियां मिलती है बेटा। एक का नाम है साटक, है ना, साटक के ऊपर एक छोटी सी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना बनी, उसका नाम है साटक परियोजना। इसके बाद खरगोन में दूसरी नदी है देजला, है ना, देजला नदी भी खरगोन से निकलते हुए किसमें मिलती है? ये मिल जाएगी आपकी नर्मदा में। और इस पर भी एक परियोजना बनी, उसका नाम है देजला देवड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना? देजला देवड़ा परियोजना। ठीक है, इसके बाद याद रखना बेटा झाबुआ, इधर पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झाबुआ, है ना, झाबुआ से एक छोटी नदी निकलती है, उस नदी का नाम है हथनी। कौन सी नदी नाम है? हथनी। ये इसकी सीमा से होते हुए जाकर के इसमें मिल जाएगी ना, झाबुआ। कौन सी नदी? हथनी। तो झाबुआ से निकलने वाली हथनी नदी अलीराजपुर में किसकी सहायक बनेगी? नर्मदा की सहायक बनेगी। और हथनी पर जो परियोजना बनी उसका नाम है जोवट परियोजना। क्या नाम है? जोवट परियोजना। और आपको पता है जोवट परियोजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। तो भाई जोवट परियोजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब एक बार और आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, वाटरफॉल का पहले रिवीजन करिए। अनूपपुर में बनेंगे 2 वाटरफॉल, एक वाटरफॉल बनेगा जबलपुर में भेड़ा घाट। अब जैसे ही खंडवा जाएंगे, है ना, तो खंडवा में हमको 2 वाटरफॉल बेटा देखने को मिलेंगे। कौन से? कितने वाटरफॉल देखने को मिलेंगे? 2 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। एक का नाम है मानधाता और दूसरे का नाम है दर्दी। ठीक है ना, तो 2 जलप्रपात देखने को मिलेंगे, मानधाता और दर्दी जलप्रपात। ठीक है ना, मानधाता और दर्दी जलप्रपात बनेंगे खंडवा में। और खरगोन में भी हमको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा। खरगोन में भी हमें एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, उसका नाम होगा बेटा सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, तो इसके बाद नदी पहुंचेगी बड़वानी से होते हुए अलीराजपुर से होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। और गुजरात के जैसे ही भरूच में पहुंचेगी, यहाँ पे भरूच में, तो भरूच में आपको पता है एक बहुत बड़ी परियोजना बनी हुई, बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और इस पर बनी हुई परियोजना क्या कहलाती है? सरदार सरोवर परियोजना। क्या कहलाती है? सरदार सरोवर परियोजना। समझ में आ रहा ना? जो भी चीज हो बेटा कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, तो आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम काफी हौच पौच हो गया मुझे लगता है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब बड़ी परियोजना पर देखो। अब देखो यदि छोटी छोटी परियोजना निकालो तो देखो कौन कौन सी परियोजना इसमें बनी। छोटी छोटी परियोजना निकालो। पहले मंडला में बनी थी कौन सी? थावर। कौन सी परियोजना? थावर परियोजना। कौन सी नदी पर? थावर नदी पर। इसके बाद आप देखो जबलपुर में पहुंचोगी तो आपको मिलेगी बरगी नदी, बरगी परियोजना, बरगी बांध, जिसका नाम बदल के रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग जाएंगे नर्मदापुरम में, तो तवा परियोजना। तवा परियोजना कहाँ मिलेगी हमको? नर्मदापुरम मिलेगी। रायसेन पहुंचेंगे तो हमको मिलेगी कौन सी परियोजना? बारना परियोजना। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग सीहोर पहुंचेंगे तो हमको मिलेगी कोलार परियोजना। कौन सी परियोजना मिलेगी? कोलार परियोजना।
खंडवा में हमको मिलेगी सुक्ता परियोजना। कौन सी परियोजना मिलेगी? सुक्ता परियोजना। खरगोन में मिलेगी हमको साटक परियोजना और साथ में मिलेगी हमको देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना। ठीक है, ये मिल जाएगी। इसके बाद झाबुआ मिलेगी हमको कौन सा? जोगढ़ परियोजना। कौन सी परियोजना? जोगढ़ परियोजना। ये बेटा ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनमें केवल बरगी को छोड़ दो, इसमें बरगी को छोड़ करके सारी परियोजनाएं कैसी हैं? सब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है। सब के सब सिंचाई या तो सिंचाई के लिए हैं या तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाई। केवल बरगी परियोजना ऐसी है जिससे बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा बरगी परियोजना जो है, जिसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना कर दिया गया है, इससे कितनी बिजली बन रही है? तो 100 मेगावाट बन रही है। कब से निर्माण काम स्टार्ट हुआ? 1970 से। पूर्ण कब हो गया? 1990 में। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आते हैं बड़ी परियोजनाओं में। जल्दी से इसकी बड़ी परियोजना देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ी परियोजना में देखो खंडवा में आपको मिलेगी कौन सी? इंदिरा सागर। कौन सी मिलेगी? इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है ना, इंदिरा सागर परियोजना आपको पता है 1000 मेगावाट कितनी बिजली बन रही है इससे? 1000 मेगावाट बन रही है। इसके बाद आप जाओगे इंदिरा सागर के बाद, ठीक है, इंदिरा सागर के बाद आपको एक और परियोजना मिलेगी, उसका नाम रहेगा ओंकारेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना मिलेगी? ओंकारेश्वर परियोजना। ये भी हमको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी हमको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, और इससे जो बिजली बन रही है वो 520 मेगावाट बन रही है। कितनी बन रही है? 520 मेगावाट। इसके बाद आप लोग खरगोन में जाओगे तो खरगोन में आपको मिलेगी कौन सी? महेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? महेश्वर परियोजना। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी बेसिकली खरगोन में। कहाँ मिलेगी? खरगोन में। भैया 400 मेगावाट बिजली बन रही है। कितनी बन रही है? 400 मेगावाट। देखो बड़ी परियोजना है ये। अभी ये कैसे प्रोजेक्ट थे? ये सूक्ष्म परियोजनाएं थी, सिंचाई परियोजनाएं थी। ये कैसे प्रोजेक्ट हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बिजली भी बना रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी कर रहे हैं। तीनों चीजें पर लोग कर रहे हैं। तो खंडवा में है इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है ना, 1000 मेगावाट बिजली बन रही है। और दूसरी है ओंकारेश्वर परियोजना, 520 मेगावाट बिजली बन रही है। ठीक है, खरगोन में है महेश्वर परियोजना, 400 मेगावाट के आसपास। ठीक है, क्या बन रही है? बिजली। अच्छा, महेश्वर परियोजना याद रखना बेटा, महेश्वर परियोजना में एक आंदोलन चला था है ना, रैली फॉर वैली। ठीक है ना, रैली फॉर वैली जो मुहिम चली थी वो महेश्वर परियोजना में चली थी। और मेधा पाटकर और बाबा आमटे इन दोनों लोगों ने मूवमेंट चलाया था। याद रखना, नर्मदा नदी से संबंधित एक मूवमेंट चलाया गया, उसका नाम है नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है, इससे भी कौन कौन संबंधित है? मेधा पाटकर इससे नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है। याद रखना, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में राजकीय नदी घोषित कर दिया गया और इस पर जो अवैध उत्खनन होता है उस पर रोक लगाई गई है। याद रखना, नर्मदा नदी पर ही रस्सी पर बनने वाला पहला पुल गुजरात में बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा आपकी नर्मदा नदी की जो मेन बड़े बड़े चीजें थी हमने आपकी समाप्त कर दी। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट नदी पर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी नदी। इस दूसरी नदी का नाम है हमारा चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। देखो बेसिक्स वही है बेटा, पहले तो हर कोई भी नदी पढ़ो उसकी बेसिक्स क्लियर करो, उसकी बेसिक जानकारी। जैसे चंबल नदी का उद्गम है ना, उसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम आपको पता है, इसका एक नाम चरमन्यवती भी मिलता है। कौन सा मिलता है? चरमन्यवती भी इसका एक नाम मिलता है। ठीक है, उद्गम इसका कहां से हुआ आपको पता है? इंदौर के निकट महू है और महू के निकट पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जानापाव। तो जानापाव से इसका उद्गम हुआ। अब आपसे पूछ ले जानापाव की ऊंचाई कितनी है, तो 854 मीटर ऊंची है बेटा, है ना। याद रखना, जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर। याद रखना। तो ये चंबल नदी निकल कहां से रही है? महू जानापाव से। इसका अन्य नाम क्या है? चरमन्यवती। इसकी लंबाई है मुख्य रूप से 965 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित हो रही है। इसका राज्यों में प्रवाह देखो तो ये बह रही है एमपी में, एमपी के बाद जाएगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद यूपी में, समाप्त होगी। 3 राज्यों में जा रही है। याद रखना, ये एक ऐसी नदी है जिसका दो बार एमपी में प्रवेश होता है। कितनी बार प्रवेश होता है? 2 बार इसका एमपी में प्रवेश होता है। इसकी सहायक नदियां भी जान सकते हैं अपन लोग। सहायक नदियां कौन कौन से हैं? तो आपको मिलेगी पार्वती। कौन सी नदी? आपको मिलेगी पार्वती, आपको मिलेगी बनास, आपको मिलेगी काली सिंध, है ना, काली सिंध, आपको मिलेगी पाहुज, आपको मिलेगी कुंवारी, आपको मिलेगी सिंध। ठीक है ना, आपको सिंध मिलेगी, आपको मिलेगी कुंवारी, और कुंवारी के अलावा आपको मिलेगी पाहुज। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कहां की ओर? अब हम चलते हैं इसके डायग्राम की ओर कि आखिर डायग्राम में इसमें और कौन कौन से एस्पेक्ट और आयाम हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटाएंगे हम लोग।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भाई, ठीक है। ये मध्य प्रदेश बहुत छोटा बनाया पर ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमारी नदी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जाना पाव। जाना पाव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका महू में। अब यहाँ से नदी निकलेगी जाना पाव से, है ना, इंदौर से नदी पहुँचेगी कहाँ, उज्जैन पहुँचेगी बेटा। कहाँ पहुँचेगी, उज्जैन पहुँचेगी, ठीक है ना। उज्जैन के बाद कहाँ जाएगी, उज्जैन के बाद यहाँ पे जाएगी रतलाम में। कहाँ पे जाएगी, रतलाम की सीमा में। रतलाम के बाद नदी कहाँ एंट्री लेगी, इसके बाद जाएगी नदी मंदसौर। कहाँ पे जाएगी, मंदसौर। मंदसौर के बाद कहाँ एंट्री ले लेगी, राजस्थान में, ठीक है ना। तो राजस्थान में पहुंचेगी, कौन से जिले में पहुंचेगी बेटा, ये पहुंचेगी चित्तौड़ में। कहाँ पहुंचेगी, चित्तौड़ में। चित्तौड़ के बाद यहाँ पे कहाँ पहुंचेगी बेटा, यहाँ पहुंचेगी कोटा में। कोटा के बाद नदी कहाँ पहुंचेगी, कोटा के बाद नदी पहुंचेगी झालावाड़ में। कहाँ पहुंचेगी, झालावाड़ में, ठीक है ना। तो कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया। तो देखो नदी निकल कहाँ से रही है, इंदौर से। इंदौर से निकल जाना पाव पहाड़ी महू। यहाँ से निकलने के बाद इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से झालावाड़, झालावाड़ के बाद श्योपुर की सीमा में जाएगी। श्योपुर के बाद कहाँ जाएगी, श्योपुर के बाद जाएगी मुरैना। कहाँ जाएगी, मुरैना। मुरैना के बाद सीधे कहाँ जाएगी, यूपी। यूपी में कौन सा जिला है, इटावा। कौन सा जिला, इटावा। अब यहाँ तक जाएगी नदी और ऊपर से आ रही है कौन सी नदी, ऊपर से आ रही है हमारी यमुना। कौन सी आ रही है, यमुना। तो यमुना में ये मिल जाएगी। तो इसका समापन कहाँ हो रहा है, इस नदी का, इस नदी का समापन हो रहा है यमुना में। उद्गम कहाँ से हुआ था, उद्गम हुआ था इसका जाना पाव पहाड़ी महू से, ठीक है। अब देखो, तो इस प्रकार से नदी यमुना में समा गई है। याद रखना, जब ये नदी समाती है तो नदी समाने से पहले पंचनद बनाती है यहाँ पे। अच्छा, इटावा में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है बिठौली गांव। कौन सा गांव, बिठौली गांव। तो यहाँ पे जब ये नदी मिलती है तो पंचनद, 5 नदियाँ मिलती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बिठौली गांव में पंचनद बनता है। तो वहाँ पे 5 नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपसे पूछा जाएगा। सिंध, है ना, यमुना, चंबल, सिंध, यमुना, चंबल, पाहुज, है ना, पाहुज और कुमारी। ये 5 नदियाँ मिलती हैं बेटा। तो याद रखना, सिंध, यमुना, चंबल, पाहुज, कुमारी, ये 5 नदियाँ जाकर कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, ठीक है। याद रखना। अब इसमें थोड़ा सा डैम देख लो। अब जैसे ही आपको पता है एक परियोजना चलती है, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, याद रखना, ये एमपी की पहली नदी घाटी परियोजना है। एमपी की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब देखो इसमें क्या है, इस परियोजना में ये 1953 में आई थी। याद रखना, इस परियोजना में 3 डैम बने हैं। देखो, एक डैम सबसे पहले अपन को मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा मंदसौर में, ठीक है ना। दूसरा डैम हमको कहाँ मिलेगा, दूसरा डैम मिलेगा हमको चित्तौड़ में। तीसरा डैम हमको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा कोटा में। अब देखो मंदसौर में कौन सा डैम बना है, मंदसौर में जो डैम बना है उसका नाम है गांधी सागर डैम। कौन सा डैम, गांधी सागर डैम। इसके बाद चित्तौड़ में कौन सा डैम बना है, चित्तौड़ में बना है राणा सागर, है ना, राणा प्रताप सागर बांध, है ना। कौन सा बांध बना है, राणा प्रताप सागर। कोटा में कौन सा डैम है, ये है जवाहर सागर डैम। कौन सा डैम है, जवाहर सागर डैम, ठीक है। याद रखिए। अब थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 3 डैम मिल गए अपन को, है ना। जैसे शॉर्टकट में लिखिए, यहाँ पे गांधी सागर मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे मिल गया राणा सागर मिल गया, ठीक है। इधर पे मिल गया आपका जवाहर सागर। 3 डैम मिल गए, जवाहर सागर। अब यहाँ से क्वेश्चन चूंकि बनता है तो देखो याद कैसे करना है। अब गांधी सागर की लोकेशन कहाँ पे, स्थान कहाँ है, ये है आपका भानपुरा में। और भानपुरा कहाँ पड़ता है, ये आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद जैसे ही आप राणा सागर आओगे, राणा सागर की लोकेशन आपको पता है कहाँ है स्थान, तो ये आपको मिलेगा चित्तौड़ में। कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बाय द वे याद रखना, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में एक जलप्रपात भी है। उस जलप्रपात का नाम है बेटा चूलिया। कौन सा जलप्रपात है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के पास है चूली जलप्रपात। बहुत सारी किताबें बताती हैं कि ये चूली जलप्रपात एमपी में है और बेटा ये राजस्थान में, याद रखना, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। अब देखेंगे इसकी स्थापना, तीनों में कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे भी स्थापना देखेंगे और नीचे वाले में देखेंगे। जवाहर सागर कहाँ पे है, ये कोटा में है, ठीक है। अब स्थापना देखो तो याद रखना है 60, 70 और 82। याद रखना है 60, 70, 82। मतलब 1960 में बना गांधी सागर, 1970 बना राणा सागर और जवाहर सागर कब बना, 1900 कब बना,
अरे 82 भाई बोलो। इसके बाद बिजली है ना, विद्युत कितनी बन रही है, विद्युत कितनी बन रही है, विद्युत देख लो, विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है। तो याद रखना इसमें, इसकी है 115, गांधी सागर से कितनी बन रही है 115, ठीक है, कितनी बन रही है 115, ठीक है। इसके अलावा जवाहर सागर से कितनी विद्युत बन रही है, इससे बन रही है, जवाहर सागर से जो विद्युत बन रही है, बिजली बन रही है, वो बन रही है 99 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा किससे बन रही है विद्युत, इससे बन रही है 172 मेगावाट, कितनी बन रही है 172 मेगावाट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी ट्रिक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी यार, चंगा राज नहीं पढ़ा, चंद से चंबल, गा से गांधी सागर, रा से राणा सागर, जा से जवाहर सागर। तो याद रखना भाई, सहायक नदियां आपको बता ही चुका हूँ, सिंध, यमुना, चंबल, पाहच, कुमारी, है ना। इसके अलावा यहाँ पे पार्वती। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी नदी है चंबल की, ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो संपूर्ण चक्र कहाँ पूरा करती है, राजस्थान में। तो बनास, तो इसकी बनास एक ऐसी सहायक नदी है जो संपूर्ण चक्र कहाँ पूरा करती है, जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में पूरा करती है। कहाँ पूरा करती है, राजस्थान में। तो बनास इसकी एक ऐसी सहायक नदी है जो संपूर्ण चक्र कहाँ पूरा करती है, राजस्थान में पूरा करती है। तो भाई ये डैम हो गए इसकी सहायक नदियां हो गई, इसका उद्गम बता दिया, इसका समापन बता दिया कि भाई इटावा है ना, इटावा में इसका, इटावा के कौन से गांव में, बिठौली गांव में पंचनद बनता है, वहीं पर इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसकी ओर, नेक्स्ट नदी की तरफ, इसको मिटा लेते हैं। चल अगली नदी है हमारी बेतवा। कौन सी नदी है, बेतवा नदी। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, तो छोटी नदी है चूंकि ये, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें तो कोई किसी को समस्या ही नहीं है। अब चूंकि इतना काम का देता है, मैप बनाते पढ़ लो। तो बेतवा का सबसे पहले तो परिचय देख लो, इंट्रोडक्शन, परिचय। इसका परिचय देखो तो इसका अन्य नाम क्या है नदी का, अन्य नाम तो आपको पता है बेत्रवती। क्या नाम मिलता है इसका, बेत्रवती एक नाम मिलता है, अन्य नाम। इसकी महिमा, बेतवा की महिमा का बखान आपको मिलेगा, ठीक है। बेतवा की महिमा का बखान आपको, केशव दास का नाम सुना होगा आपने, तो केशव दास की एक रचना है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया में केशव दास ने भर भर के बेतवा की तारीफें की हैं, ठीक है ना। तो बेतवा की तारीफें इसने करी है। बेतवा की लड़ाई आपने सुना होगा, ठीक है, आलाउदल के संबंध में। तो बेतवा की लड़ाई जो हुई है रसिक प्रिया में ही वर्णित है, और इसी रसिक प्रिया में बेतवा की महिमा का गुणगान भी किया गया है। लंबाई की बात करें यदि हम, लंबाई, इसकी जो टोटल लेंथ है 590 मिलेगी। 590 क्या मिलेगी, इसकी टोटल लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा 590 में अब इसमें ये देखना है कि एमपी में कितना बह रहा है, ठीक है ना। तो एमपी में ये बह रहा है मात्र 232 किलोमीटर में, है ना। यूपी में कितना बह रहा है, यूपी में नदी बहती है 358 किलोमीटर में। तो याद रखना भाई, एमपी में कितनी बह रही है ये 232 किलोमीटर, यूपी में कितनी बह रही है 358 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भाई। तो लंबाई इसकी टोटल कितनी है 590। सहायक नदियां देख लो, सहायक नदियां आपको मिलेगी बीना, धसान, ठीक है ना, बीना हो गई, धसान हो गई, ठीक है, ये वगैरह इसकी क्या मिलेगी, सहायक नदियां मिलेंगी, ठीक है। अब चलते हैं। अच्छा बेतवा से याद आया कि बेतवा ये है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। कहाँ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा और बुंदेलखंड। इसके अलावा आपको पता होगा कि बेतवा सबसे प्रदूषित नदी भी है एमपी की, इस कारण से प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब चलते हैं भाई मैप की ओर। मैप में देखो, ठीक है, मैप में आपको पता होगा कि यहाँ पे पड़ता है रायसेन जिला। कौन सा जिला पड़ता है, रायसेन जिला। तो रायसेन जिला में, ठीक है ना, एक गांव है उसका नाम है कुमरा। तो रायसेन जिला के कुमरा गांव से नदी निकलती है, उस हमारी नदी का नाम क्या है, हमारी नदी का नाम है बेतवा। तो बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन की कुमरा गांव से। भैया ये नदी बस जाएगी सीधे भोजपुर, रायसेन से निकल के कहाँ जाएगी, भोजपुर। तो भोजपुर किस नदी के किनारे बसा है, बेतवा। किसके बाद नदी पहुंचेगी हमारी सांची। कहाँ पहुंचेगी, सांची। सांची के बाद नदी पहुंचेगी हमारी कहाँ पे, विदिशा जाएगी। कहाँ जाएगी, विदिशा। इसके बाद जाएगी नदी हमारी कहाँ, चंदेरी। चंदेरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अशोकनगर में। कहाँ पड़ता है, अशोकनगर में चंदेरी। तो चंदेरी से होते हुए नदी कहाँ एंट्री लेगी, यूपी में, ठीक है। तो देखो रायसेन निकली यहाँ से, भोजपुर पहुंची, सांची पहुंची, सांची के बाद पहुंची विदिशा। अच्छा विदिशा में एक छोटी सी नदी है हलाली।
कौन सी नदी? हलाली। हलाली नदी निकलती है, जो कि नहर भी है। तो हलाली का कई लोग तो बोलते हैं कि बेतवा से ही हलाली नहर निकाली गई है, तो हलाली ट्रिब्यूटरी भी किसकी है? बेतवा की। तो बेतवा की सहायक नदी भी बन जाती है यहाँ पे। तो तीसरी सहायक नदी लिख सकते हैं यहाँ पे अपन लोग हलाली, ठीक है ना। नहर है हलाली, है ना। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया सम्राट अशोक सागर परियोजना। हलाली परियोजना का नाम बदल कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई ये, ठीक है। तो ये नदी है विदिशा में। तो इसके बाद चंदेरी आएगी। चंदेरी के बाद ये नदी जाएगी यहाँ पे ललितपुर। कहाँ पे? ललितपुर। ललितपुर के बाद सीधे नदी हमारी क्रॉस करके ललितपुर से, ठीक है, ये जाएगी कहाँ पे? झांसी। ललितपुर के बाद नदी पहुँच गई झांसी, ठीक है। तो ललितपुर हो गया, झांसी हो गया। इसके बाद नदी हमारी पहुँच जाएगी ओरछा। कहाँ पहुँच जाएगी? ओरछा, ठीक है ना। ओरछा के बाद नदी पहुँचेगी हमारी कहाँ? नदी हमारी पहुँचेगी महोबा। कहाँ पहुँचेगी? महोबा। महोबा के बाद नदी कहाँ पहुँचेगी? जालौन। कहाँ पहुँचेगी? जालौन। जालौन के बाद नदी कहाँ पहुँचेगी? हमीरपुर। कहाँ पहुँचेगी? हमीरपुर। याद रखना, हमीरपुर में अब आपको पता है ऊपर से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। तो हमीरपुर के निकट किसमें मिल जाएगी ये? यमुना में। तो आपसे पूछा जाएगा इसका उद्गम। उद्गम है रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से है? रायसेन के कुमरा गांव से। समापन कहाँ पे है? यमुना में है। कहाँ पर है? यमुना में। एक बार देखो जल्दी से। निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से, निकलते हुए पहुंचती है भोजपुर। आपने पढ़ा होगा भोजपुर। भोजपुर का शिवलिंग पढ़ा होगा, सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। और इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? सोमनाथ भी कहा जाता है। भोजपुर शिवलिंग, इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, याद होगा। इसके बाद सांची बेतवा के तट पे बसी है। विदिशा भी बेतवा के तट पर है। चंदेरी अशोकनगर भी बेतवा के तट पर है। ललितपुर भी बेतवा के तट पर है। झांसी भी बेतवा के तट पर है। अब जब ये नदी ललितपुर और झांसी जाती है बेटा, तो बीच में ये क्या बनाती है? बीच में एक बांध बनाती है ना। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है राजघाट। राजघाट बांध या राजघाट परियोजना। वैसे तो डैम का नाम था माता टीला। क्या नाम था? माता टीला बांध। लेकिन आपको पता है कि इस परियोजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। क्या कर दिया गया है बेटा? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है बेटा, ये एमपी और यूपी की कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है बेटा। कितनी विद्युत बन रही है इससे? कितनी बिजली बन रही है इससे? 45 मेगावाट बिजली बन रही है। कितनी बिजली बन रही है? 45 मेगावाट बिजली बन रही है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीना, यहाँ पे ये बीना नदी इसमें मिलती है, ऊपर से धसान मिलती है। ये हो गई आपकी बीना नदी हो गई, ठीक है ना। अब आपको पता है बीना नदी पर ये वाटरफॉल, उसका नाम है कौन सा? राहतगढ़ जलप्रपात, जो कि कहाँ पर स्थित है? राहतगढ़ जलप्रपात। ये आपको मिलेगा सागर में मिलेगा, बीना नदी पर ही है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात स्पष्ट है? समझ गए? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया। एक ही परियोजना याद रखना बेटा, ठीक है। इसके बाद चलते पर लोग नेक्स्ट नदी में। बोल दे रहे को लाइन कीजिए। चलो अब चलते हैं हम लोग केन नदी की तरफ। कौन सी नदी है? केन नदी, ठीक है। तो भाई आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है? मैप। देखो मैप तो अच्छे से बननी चाहिए भाई, अगर मैप नहीं तो एमपी नहीं, ठीक है। तो भाई मैप तो मुझे, मेरा मानना, पर्सनली मानना है, बिना मैप के तो पढ़ाई हो नहीं सकती भाई, ठीक है। ये हो गया मैप अपना काम का। तो सबसे पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं सामान्य। तो नदी है हमारी केन नदी, तो इसका अन्य नाम है क्या? कोई? बहुत सारे नाम है सर। इसका नाम है कैनास, इसका नाम है सुक्तिमती, 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 ठीक है। इसका नाम मिलेगा दृणावती। कौन सा नाम मिलेगा? दृणावती। तो कैनास हो गया, सुक्तिमती हो गया, दृणावती हो गया, ठीक है। इतने नाम इसके बहुत सारे हो। श्वेनी एक नाम और लगता है, श्वेनी, श्वेनी। तो कैनास, सुक्तिमती, दृणावती, श्वेनी, ये सब किसके नाम है? ये सब केन नदी के नाम है। अब इसका उद्गम, उद्गम आपको पता है कटनी के कैमूर पहाड़ी से। कटनी के कैमूर पहाड़ी आप देखोगे, कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा इसका समापन, इसका समापन होता है भैया यमुना में। किसमें होता है? यमुना में। यमुना में कहाँ पे? बांदा। बांदा में बेटा याद रखना एक घाट पड़ता है, उस घाट का नाम है चिल्ला घाट। तो बांदा के चिल्ला घाट में यमुना से मिलती है कौन? केन नदी, ठीक है। अब इसकी लंबाई देख लो, इसकी लंबाई टोटल लंबाई है 427 किलोमीटर, है ना। एमपी में कितनी बह रही है? एमपी में बह रही है ये, ठीक है ना। एमपी में बह रही है ये 292 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है ना। तो एमपी में 292 किलोमीटर, टोटल लंबाई 427 किलोमीटर। एमपी में कितनी बह रही है? 292 किलोमीटर। समापन कहाँ हो रहा है? यमुना में, बांदा के निकट चिल्ला घाट में। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? कटनी की कैमूर पहाड़ी से।
अन्य नाम में बता चुका हूँ, कैनास, सैनी, शुक्तिमती और द्रोणावती। चलो मैप में देखते हैं भाई। बेटा यहाँ पे पड़ेगा कटनी अपना, यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ेगी, ये वाली पहाड़ी होगी हमारी। इस पहाड़ी का नाम मिलेगा, इस पहाड़ी का नाम मिलेगा कैमूर। कैमूर ये कटनी में है। यहाँ से जो हमारी नदी निकलेगी वो नदी कौन सी रहेगी, ये रहेगी हमारी कैन। कटनी से निकलती हुई पहुँचेगी भाई पन्ना। कहाँ पहुँचेगी, पन्ना। और पन्ना पहुँचेगी तो आपको पता है यहाँ पे कैन घड़ियाल बना है। क्या बना है, कैन घड़ियाल बना है। यहाँ पे गंगाऊ डैम बना है, तो कैन घड़ियाल अभ्यारण्य, गंगाऊ डैम सब पन्ना में है। पन्ना के बाद नदी सीधे पहुंच जाएगी कौन से जिले में, छतरपुर में एंट्री लेगी। कहाँ पे एंट्री लेगी, छतरपुर में। याद रखना, छतरपुर में ऊपर से एक नदी आती है उर्मिल। कौन सी नदी आती है, उर्मिल। तो उर्मिल बन जाएगी किसकी सहायक, कैन की सहायक। इसके बाद छतरपुर से होती हुई नदी ये पहुंच जाएगी कहाँ भैया, ये पहुंच जाएगी बांदा में। कहाँ पहुंच जाएगी, बांदा में। ऊपर से नदी आ रही है कौन सी, हमारी यमुना, है ना। और घाट का नाम है कौन सा घाट, चिल्ला घाट। तो चिल्ला घाट जो बांदा में है, ठीक है ना, चिल्ला घाट जो कि बांदा में है, यहाँ पर यमुना में कौन सी नदी मिल जाएगी, कैन नदी मिल जाएगी। इतनी सी बात है भैया, ठीक है। तो याद रखना, एक बार और देख लो। कैमूर पहाड़ी कटनी से निकल रही है, कैन पहुंचेगी पन्ना। पन्ना में कैन घड़ियाल बना है, इसमें गंगाऊ डैम बना है, ठीक है। कई लोग तो बोल देंगे पांडव फॉल बना है। देखो बेटा परधी में आता है, पर एग्जैक्ट उस नदी पे नहीं बना है, ठीक है ना। हाँ, रनेर वाटरफॉल कह सकते हैं। जो रनेर वाटरफॉल है छतरपुर में, यहाँ पे एक रनेर वाटरफॉल करके है, रनेर वाटरफॉल, ठीक है। ये किसमें बना है, ये बना है आपका कैन नदी में। और कई लोग बोल देते हैं पांडव फॉल भी है, पांडव फॉल एग्जैक्ट इसमें नहीं पड़ता है। अच्छा, उर्मिल नदी पर एक छोटी सी परियोजना बनी है, उसका नाम है उर्मिल परियोजना। ये सिंचाई परियोजना बेटा है ना, बिजली वगैरह नहीं बनती, केवल सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है उर्मिल परियोजना। कौन सी नदी पर बनी है, कैन की सहायक उर्मिल पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नदी पर, थोड़ा सा पानी देना यार। इसके बाद चलते हैं हम लोग सोन नदी में। अगली हम लोगों की नदी होने वाली सोन नदी। सबसे पहले वही डायग्राम बनाएंगे हम लोग। डायग्राम में देखेंगे वही नदी हमारी निकल के जा कहाँ रही है, तो हमें पता चलेगा ना, ठीक है। सोन नदी, इसका परिचय जान लो जल्दी से, है ना। इसका अन्य नाम क्या है, इसको भैया रामायण के बालकांड में, रामायण के बाल कांड में इसका नाम मिलता है सुभागदी। सुभागदी सोन भी इसका नाम मिलता है। इसके अलावा स्वर्ण, इसका एक नाम स्वर्ण नदी भी मिलता है, ठीक है। स्वर्ण नदी इसका नाम मिलता है, ठीक है। तो इसका एक अन्य नाम हो गया। इसके बाद सोन नदी का जो उद्गम है, उद्गम, ये हमारा उद्गम होगा कहाँ से, अमरकंटक से ही होता है। अनूपपुर के अमरकंटक से इसका उद्गम है। और इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई मिलेगी हमको 780 किलोमीटर। टोटल है बेटा। एमपी में लंबाई कितनी मिलेगी, एमपी में मिलेगी आपको बेटा 500 किलोमीटर। कितनी मिलेगी, 500 किलोमीटर। परियोजना, परियोजना भी इसमें देखेंगे कौन कौन सी इसमें परियोजना बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई पड़ता है हमारा कौन सा, यहाँ पे पड़ेगा अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से नदी निकली कौन सी हमारी, अमरकंटक से नदी निकली हमारी सोन। कौन सी नदी निकली, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी, ठीक है। इसके बाद अमरकंटक से होती नदी पहुंची यहाँ पे शहडोल में। कहाँ पहुंची, शहडोल में। शहडोल के बाद यहाँ पहुंची नदी कहाँ, सिंगरौली। कहाँ पहुंची, सिंगरौली। यहाँ पे कहाँ पहुंची, नदी पहुंची सीधी। और एंट्री ले ली कहाँ पे, यूपी की सीमा में। यूपी का कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पे, यूपी का जिला पड़ता है, यहाँ पे पड़ेगा मिर्जापुर। कौन सा पड़ेगा, मिर्जापुर। यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, सोनभद्र। कौन सा पड़ेगा, सोनभद्र। और मिर्जापुर सोनभद्र से होती हुई नदी कहाँ पहुंच गई, मिर्जापुर सोनभद्र से नदी होते हुए पहुंच गई बिहार, ठीक। कहाँ पहुंच गई, बिहार। ये बिहार पहुंच जाएगी और बिहार का शहर राजधानी क्या है, पटना। ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, ऊपर से नदी आ रही है गंगा, ठीक है ना। कौन सी नदी आ रही है, गंगा। तो गंगा में ये मिल जाती है पटना के निकट। समापन हो गया, ठीक है। तो देखो उद्गम पढ़ा था हमने अमरकंटक से, अनूपपुर से। इसका समापन कहाँ हो रहा है, इसका समापन हो रहा है गंगा में, ठीक। अभी तक जितनी नदी निकल रही थी वो सब किसमें मिल रही थी, यमुना में मिल रही थी। मोस्टली नदी कहाँ मिली थी, केवल
यदि आप नर्मदा को छोड़ दो, नर्मदा खंबात की खाड़ी में गई थी, बाकी सारी नदियां कहाँ मिल रही थी? यमुना मिल के। याद रखना, सोन नदी कहाँ जाके मिल रही है? गंगा में मिल रही है। कौन सी नदी? गंगा में मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? बिहार के पटना में मिल रही है, ठीक है ना। तो अब देखो सहायक नदियों में, अब यहाँ पे अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम है जोहिला, है ना। जोहिला यहीं से निकलती है और जाकर के शहडोल में किसकी सहायक बन जाती है? सोन। इसके बाद आप देखोगे शहडोल में एक डैम बना हुआ है, शहडोल में इस नदी का, ठीक है ना। ठीक है, इस डैम का नाम है बाणसागर बांध। क्या नाम है? बाणसागर बांध। और आपको पता होना चाहिए बाणसागर बांध में एक परियोजना चल रही है, उस परियोजना का नाम है बाणसागर परियोजना। क्या नाम है उसका? बाणसागर परियोजना। और याद रखना ये सोन नदी पर बना एमपी, यूपी और प्लस बिहार का प्रोजेक्ट है। कब से स्टार्ट हुआ था काम इसमें? 1978 से। कब पूरा हुआ इसका? 2006 में पूरा हो गया। बिजली कितनी बन रही है इससे बिजली बन रही है बेटा 425 मेगावाट। कितनी बन रही है? 425 मेगावाट। याद रखना एमपी को कितनी मिल रही है? एमपी को मिल रही है इसमें 217 मेगावाट। कितनी बन रही है एमपी को? एमपी को मिल रही है इसमें 217 मेगावाट। टोटल कितनी बन रही है? 425 मेगावाट। याद रखना इस परियोजना में 50% एमपी लगाता है, 25% बिहार लगाता है और 25% यूपी लगाता है। इस प्रकार से भैया ये हमारा पूरा नदियों का सिस्टम हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सहायक नदियां भी जान सकते हैं आप लोग चाहो तो। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो देखो एक तो मिल गई जोहिला। कौन सी मिल गई? ये जोहिला मिल गई, है ना। इसके अलावा यूपी में मिलेगी कौन? गोपद, है ना। और एक और मिलेगी रेहंद, है ना। यहाँ से नदी आएगी ऊपर से मिर्जापुर साइड से, ये आएगी रेहंद। कौन सी नदी आएगी? रेहंद, ठीक है ना। यहाँ से एक नदी आती है नीचे से, इसका नाम होता है गोपद, ठीक है ना। तो याद रखना जोहिला, गोपद और रेहंद, ठीक है ना। ये 3 सहायक नदियां इसकी, जोहिला, गोपद और रेहंद, ठीक है। तो भाई आज का सेशन यहीं पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। आशा है कि आज का सेशन पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स वगैरह छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो भी एक और अपन लोग लेक्चर लेके आएंगे, उसमें जो भी बची हुई नदियां 4 देखो 5 बड़ी नदियां अपन ने करवा चुके हैं। अब छोटे छोटे जो भी और नदियां हैं अपन लोग, खासकर चंबल की सहायक नदी पार्वती वगैरह, पार्वती सिंध, काली सिंध वगैरह, उसका एक मैप का, और इसके अलावा 3-4 नदी जैसे माही वगैरह का और मैप का अपन लोग एक सेशन लाएंगे। 40 से 45 मिनट का लेक्चर रहेगा पार्ट 2 में। तो उसमें और भी बची हुई एमपी की जितनी नदियां हैं सबको कंक्लूड कर दीजिए। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स पे छोड़ते रहिए। और हम तब तक के लिए आपको छोड़ देते हैं एक क्वेश्चन है आपको बताना कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।